दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? परीक्षा एकदम सर पे है और मुझे लगता है कि आपकी तैयारी बहुत जोरों पे होगी। ठीक है, तो जीएस में जो यूनिट 5 है उसमें जियोग्राफी और हिस्ट्री दिया है। ठीक है, तो हमने इन दोनों को अलग कर दिया है। जियोग्राफी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको लेकर मैं अभी उपस्थित हूँ और जल्द ही आपको हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह भी मिल जाएंगे। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स की एक वीडियो जिसमें 150 से अधिक प्रश्न है वह भी आज ही आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? तो देर सवेर वह वीडियो आपको मिल जाएगी और उसके बाद जो है आप परीक्षा की घनघोर तैयारी के बाद परीक्षा देने के लिए निकल पड़ेंगे। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए आज आज जियोग्राफी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। देखिए मैराथन है इसलिए यहाँ ज्यादा व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत तेजी से हम इन चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे और हम बार बार एक बात का आग्रह कर रहे हैं आपसे कि जो पोर्शन आपका कमजोर हो उसकी जितनी वीडियो हमने बनाई है अभी तक और उसकी प्लेलिस्ट में जाइए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के और उस प्लेलिस्ट में जाके उन सारे पोर्शन को देख लीजिए क्योंकि वह आपके लिए बहुत उपयोगी है और एकदम टारगेटेड वीडियो है आपकी परीक्षा के हिसाब से। ठीक है, तो ध्यान से उसे पढ़ लीजिए। ठीक है, अब आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और जियोग्राफी के प्रश्न है और 100 प्लस प्रश्न है तो इन प्रश्नों को देख लेंगे बहुत तेजी से। जहां आवश्यकता होगी वहां व्याख्या भी देंगे। ठीक है, नहीं तो तेजी से दोहराते हुए आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और हाँ, इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपका। पहला कथन है कि भारत की उत्तर दक्षिण की लंबाई पूर्व पश्चिम के लंबाई से अधिक है। तो भारत की उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है वो पूर्व पश्चिम की लंबाई से अधिक है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है, पहला सही है। दूसरा है भारत का मानक यामी उत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। तो आप जानते हैं यह भी सही है कि भारत का जो मानक यामी उत्तर है वह 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की जो लंबाई है वो कैसे नापी जाती है। तो देखिए भारत की जो उत्तर दक्षिण से लंबाई है, उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 3214 किलोमीटर। ठीक है, और 3214 किलोमीटर है। ठीक है, और जो पूर्व पश्चिम की लंबाई है वह कितनी है, तो पूर्व पश्चिम की जो लंबाई है वह है 2933 किलोमीटर। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो पहला पॉइंट है कि उत्तर दक्षिण की लंबाई पूर्व पश्चिम की लंबाई से अधिक है तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोनों कथन सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं आज का अपना दूसरा प्रश्न। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए नेपाल की सीमा को कौन कौन राज्य स्पर्श करते हैं। तो उत्तर प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है, बिहार भी करता है और सिक्किम भी करता है। मतलब चारों राज्य नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो आप जानते हैं वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच थोड़े तनावपूर्ण रिश्ते हैं। बांग्लादेश चूंकि अस्थिर हो गया है तो भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे बड़ी जो सीमा रेखा है वह भारत बांग्लादेश के बीच में है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और इसकी कुल जो लंबाई है वो है 4096 4096.7 किलोमीटर है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है वह है कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। भारत श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है बताइए। तो यह पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। अगर ऑप्शन में स्वेज नहर, पाक जलडमरू मध्य, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी दिया है तो पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म भारत के सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो बताइए कौन सा सबसे पूर्वी राज्य और कौन सा सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, जल्दी से बताएं। तो आप जानते हैं कि जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य कौन है, गुजरात है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। आज का हमारा छठवां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहले कथन है गोंडवाना प्लेट के पृथक होने के पश्चात भारतीय प्लेट दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई है। ठीक है, तो दक्षिण की ओर नहीं बल्कि उत्तर की ओर प्रवाहित हुई है। ठीक है, तो ए ऑप्शन गलत है। दूसरा है हिमालय पर्वत का विकास भारतीय प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो जो हिमालय पर्वत का विकास है वो भारतीय प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हुआ है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। गोंडवाना प्लेट जो है वह दक्षिण की तरफ नहीं बल्कि उत्तर की ओर प्रवाहित हुई है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में सबसे नवीन है। तो सबसे नवीन चट्टान प्रणाली कौन सी है भारत में, तो सबसे नवीन चट्टान प्रणाली है गोंडवाना। ठीक है, अब देखिए प्राचीन से नवीन ऐसे याद रखिए जैसे आधार, कुवी, कुवी, गोंड। ठीक है, यह ट्रिक है। सबसे पुराने से, देखिए यहां लिख देता हूं, सबसे पुराने से, एक मिनट, सबसे पुराने से सबसे नए। ठीक है, सबसे पुराने से नए की तरफ। ठीक है,
तो यह पूरा ये शेड्यूल है। अब देखिए आधार, कूवी, गोंड, याद रखिएगा सबसे प्राचीन जो चट्टान प्रणाली है वो कौन है, वो है आर्कियन। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद कौन सी है, धार का मतलब है धारवाड़। ठीक है, दूसरे नंबर पे है, तो आर्कियन से थोड़ी सी नई है। कुडप्पा और विंध्यन, कु से है कुडप्पा, ठीक है, और वी से है विंध्यन। ठीक है, विंध्यन है। और गोंड से गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना है। और इससे भी जो नया है वो कौन सा है, वह है दक्कन ट्रैप। ठीक है, यह इससे भी नया है। तो जो भारत में चट्टानों का जो आयु के हिसाब से जो चट्टानों का क्रम है वो यही है। सबसे प्राचीन चट्टानें हैं आर्कियन, फिर धारवाड़ है, फिर कुडप्पा है, फिर विंध्यन है, फिर गोंडवाना है, और अंततः दक्कन ट्रैप सबसे नवीन है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, बहुत सी परीक्षाओं में यह काम आएगा, इसे नोट कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है वह है गोदावरी नदी घाटी में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो देखिए गोदावरी नदी घाटी में जो चट्टानें पाई जाती हैं वह कुडप्पा समूह की है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 9वां प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए कथन एक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्थान की दृष्टि से एक अत्यंत स्थिर संरचना है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्थान की दृष्टि से एक अत्यंत स्थिर संरचना है। ठीक है, और दूसरा है अरावली पर्वत विश्व में सबसे प्राचीनतम बलित पर्वतों में से एक है। तो आपको सही कथन बताना है। तो हिमालय पर्वत स्थिर संरचना नहीं बल्कि अस्थिर है, अभी भी हिमालय का विकास होता जा रहा है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अब दूसरा है इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है अरावली पर्वत विश्व के सबसे प्राचीनतम बलित पर्वतों में से एक है, तो दूसरा सही है, बी ऑप्शन सही है, केवल 2। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शैल संरचना भारत में सर्वाधिक कोयला प्रदान करती है। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा कोयला किस शैल से मिलता है। तो गोंडवाना संरचना से मिलता है। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो कोयला मिलता है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं। देखिए रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है, तो रेड क्लिफ किनके बीच में है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, आप जानते हैं। 12वां प्रश्न है, मैक-मोहन रेखा एक सीमा विभाजक है, तो बताइए मैक-मोहन रेखा जो है किन दो देशों के बीच में है। तो मैक-मोहन है भारत और चीन के बीच में। ठीक है, आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का 13वां प्रश्न है, आपको मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। अब बताइए सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो देखिए सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना, और सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। ठीक है, सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो आप देखिए गुहार मोती सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु है। और सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो यह है किबितु, कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ए का 4 हो गया, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो 4 3 2 1 यानी सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 14वां प्रश्न है। देखिए आपको बताना, बहुत सामान्य से प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्यों का क्रम बताना है आपको कि कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा से लगे हैं। तो देखिए मेघालय बांग्लादेश की सीमा से लगा है, असम लगा है, पश्चिम बंगाल लगा है और त्रिपुरा। ठीक है, तो नागालैंड देखिए यह बांग्लादेश की सीमा को टच नहीं करता। ठीक है, तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा यह सीमाएं बांग्लादेश से लगी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 15वां प्रश्न है। देखिए 8 डिग्री चैनल निम्न में से किसको पृथक करती है, यह आपको बताना है कि 8 डिग्री चैनल किसको किसको पृथक करती है। तो आप जानते हैं मिनी काजद्वीप को मालदीव से पृथक करता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक प्रश्न आता है 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार से। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल मिनी द्वीप को मालदीव से अलग करता है, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है ना, 16वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, आपको बताना है। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो बिहार, देखिए ये झारखंड हो गया है, बिहार झारखंड। ठीक है, तो बिहार जो झारखंड का बहुत सा, बिहार का जो बहुत सा हिस्सा है वर्तमान में कहाँ है, झारखंड में स्थित है। तो बिहार या झारखंड कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो वह झारखंड है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। 17वां प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, उन राज्यों के बारे में आपको बताना है। तो बताइए कुल 8 राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, उन राज्यों के बारे में हमने 10 बार आपको बता दिया है। ठीक है, बहुत डिटेल से हम उस बारे में पढ़ाए थे और यह भी बताए थे कि मित्र पर गमछा झार यह उसका एक कोड है। ठीक है ना, तो बताइए कि कौन कौन से राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कौन से राज्य हैं, देखिए एक है गुजरात, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा है उत्तर प्रदेश।
नहीं, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं जाती है। ठीक है, तो 1, 2 और 4 सही है, ए ऑप्शन सही है। गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से। बाकी कितने राज्यों से होकर गुजरती है आप इसे कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं, 18वां प्रश्न है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर कौन स्थित है। देखिए ऑप्शन में अगर अगरतला है, गांधीनगर है, जबलपुर है और उज्जैन है, तो इसमें से गांधीनगर सबसे नजदीक है, कर्क रेखा के निकट है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, कथन ये है, हिमालय से निकलने वाली जो सभी नदियां हैं वो सतत वाहिनी है। तो बिल्कुल सही है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। कारण है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो बिल्कुल सही है, हिमालय पर जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है, अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, लेकिन अब बताइए कि कथन को क्या कारण सपोर्ट करता है। अधिक वर्षा होने की वजह से थोड़ी हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है। हिमालय से जो निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, उसका जो बड़ा कारण है वो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं जिनसे होकर यह नदियां निकलती हैं। ठीक है, तो इन ग्लेशियरों के कारण हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं, आज का 20वां प्रश्न है, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो आप जानते हैं कि हिमालय की जो रचना है वो समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है और सबसे प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय श्रेणी। सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, हिमालय की जो बृहत हिमालय श्रेणी है वो सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। बताइए, अगर देश के उत्तर में हिमालय नहीं होता तो जो प्रभाव होता देश पर वह कौन सा होता। तो देखिए, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली जो शीतलहरें हैं उनका अनुभव होता। बिल्कुल सही बात है, हिमालय इन ठंडी हवाओं को रोक देता है। ठीक है, दूसरा है, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। बिल्कुल सही बात है। और तीसरा है, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न हो जाता। बिल्कुल सही बात है, साइबेरिया की हवाएं आने लगती तथा अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती। तो जो ये परिवर्तन है, ये तीनों परिवर्तन सही है। ठीक है ना, अगर हिमालय नहीं होता तो यह तीनों परिवर्तन हो सकते थे। ठीक है, और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, आज का 22वां प्रश्न है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में है। देखिए, इन सब प्रश्नों को हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, करा चुके हैं और इनके बारे में बहुत डिटेल बता चुके हैं। कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, सारे हिमालय के बारे में, नेपाल हिमालय, सबके बारे में हमने चर्चा करी है। ठीक है, तो जो वीडियो पड़ी है प्लेलिस्ट में उसको जाके क्रमबद्ध रूप में उसको देख लीजिए। ठीक है, बहुत फायदा करेगा। तो देखिए, कुमायूं हिमालय जो है वह सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है। इस समय इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में है। अब देखिए, आप सर्च मारिए कि पंजाब हिमालय किसके बीच में है। ठीक है, पंजाब हिमालय किसके बीच में है, उसके बाद नेपाल हिमालय किसके बीच में है। ठीक है, इसकी भी चर्चा करें। ठीक है ना, इसके बारे में इसके आंसर खोज लें। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। आजकल ऐसे प्रश्नों के पूछे जाने की परंपरा बहुत तेजी से बढ़ी है। तो देखिए, उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली। ठीक है, तो उत्तर दिशा की ओर जो क्रम वाली है वो कौन कौन सी है। तो देखिए, पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी, फिर काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक है, यह उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, आज का 24वां प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे प्राचीनतम और सबसे नवीनतम कौन है। आपको बताना है कि उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है पटकोई श्रेणियां। ठीक है, अब देखिए, हमने आपको बताया कि पटकोई पहाड़ियां किन किन राज्यों में इनका विस्तार है। ठीक है, अब आपने अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो देखिए, यहाँ पे हर चीज बताना संभव नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 25वां प्रश्न है, देखिए, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। बताइए कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पे पाई जाती है। तो जम्मू एवं कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। और आपको पता है कि अटल टनल का जो निर्माण है वह इसी पीर पंजाल श्रेणी में किया गया है। ठीक है, अटल टनल का जो निर्माण है वो किसमें किया गया है, इसी पीर पंजाल श्रेणी में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों, अभी तक ये 25 प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यह जो मैं मैराथन पढ़ा रहा हूं यह मेरे नेचर के बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, क्योंकि मेरा जो मन रहता है वो ये रहता है कि मैं डिटेल आपको इतना बता दूं कि आपको फिर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। लेकिन चूंकि आपकी डिमांड है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को पढ़ाते हुए जा रहा हूँ। बहुत सी चीजें आपको बताने की इच्छा है, लेकिन उस इच्छा को दबा लेता हूँ क्योंकि आपके पास समय कम है। ठीक है, फिर जब आप परीक्षा दे लेंगे, फिर से अगर आप जीएस पढ़ना चाहेंगे तो मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको इन सब प्रश्नों के बारे
बारे में डिटेल बताऊंगा। ठीक है, अब आज टारगेट पे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 26वां प्रश्न है वह देखिए, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और उनमें से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। तो देखिए, अटल टनल, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, यह भी सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, यह भी सही है, अभी हमने ऊपर ही बताया। और यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यह भी सही है। यानी चारों सही है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अटल टनल के संबंध में चारों ऑप्शन सही है, 1 2 3 4। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 27वां प्रश्न है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। आपको बताना है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो देखिए, कश्मीर घाटी बृहत हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है, इस बात को याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 28वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 28वां प्रश्न, अब देखिए वही कश्मीर घाटी का प्रश्न ऑप्शन दूसरे तरह का पूछ लिया है। देखिए, कश्मीर घाटी स्थित है, तो 28वां प्रश्न है कि कश्मीर घाटी किनके बीच स्थित है। तो वह स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। ठीक है, तो दोनों प्रश्न एक ही तरह के हैं, थोड़ा सा विकल्प में परिवर्तन कर दिया गया है। ठीक है, तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं। आज का 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको कथनों पर विचार करना है। तो कथन एक है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। बताइए कि भारत में जो हिमालय है वह केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, नहीं, गलत बात है। ठीक है, दूसरा है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। तो दूसरा, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ, बिल्कुल नहीं। तीसरा है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है, बिल्कुल सही बात है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है। और कौन कौन से राज्य हैं जिन 2 राज्यों में फैली है पुलिकट झील, जल्दी से अपने आंसर बताइए। अच्छा बताइए, पुलिकट झील किन 2 राज्यों में फैली हुई है। तो यह आंध्र प्रदेश में फैली है और तमिलनाडु में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पुलिकट झील का जो विस्तार है वह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 30वां प्रश्न है, हिमालय के किस भाग पर करेवा करेवा भू आकृति पाई जाती है। आपको बताना है कि हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। तो यह कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 31वां प्रश्न है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वह कौन सी है। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है। आप जानते हैं कि यह पर्यटन स्थित है और कुल्लू घाटी धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं। 32वां प्रश्न है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है। तो देखिए, भारत का जो प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है वह तट से 12 समुद्री मील तक है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल से बता चुके हैं। ठीक है, तो प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार तट से 12 समुद्री मील है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। 33वां प्रश्न देखते हैं कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो 7500 किलोमीटर। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। भारत के जो तट रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है, 7500 किलोमीटर है, और आप जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का 34वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। तो भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, तो वह हो जाएगा गुजरात। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अब देखिए, ए बी सी डी, सी ऊपर होना चाहिए लेकिन सी नीचे आ गया है जबकि डी ऊपर हो गया है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। गुजरात है जिसका समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है और गुजरात का ऑप्शन सी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो भारत के कुल 9 राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, भारत के कुल 9 राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हैं। अब वह कौन से 9 राज्य हैं यह आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, कौन से 9 राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो आप जानते हैं कि जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वह कौन सी है, वह है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। आज का 37वां प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, अनाईमुडी है। ठीक है, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं, अनाईमुडी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला देखते हैं। आज का 38वां प्रश्न है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी श्रेणी स्थित है। तो आप जानते हैं सतपुड़ा श्रेणी जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं आप विंध्य न मार दीजिएगा, कहीं आप अरावली न मार दीजिएगा। देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में सतपुड़ा श्रेणियां स्थित है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं। 39वां प्रश्न है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का जो सही अनुक्रम है उसे आपको बताना है उत्तर से दक्षिण तक। तो देखिए, नल्ला मलाई,
पहाड़ियां हैं, फिर जवादी हैं, फिर नीलगिरी हैं और फिर अन्नामलाई पहाड़ियां हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। उत्तर से दक्षिण तक इनका क्रम यही है, नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई। आप इसे याद कर लीजिएगा, ऐसे रट लीजिएगा। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। अब देखिए, इन राज्यों के बारे में हम बता देते हैं कौन सी पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, नल्ला मलाई पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो नल्ला मलाई पहाड़ियां हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या है, यह नल्ला मलाई पहाड़ियां हैं। जबकि जवादी पहाड़ियां कहाँ स्थित है बताइए, जवादी पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, जवादी पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो नीलगिरी के बारे में आप जानते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ी 3 राज्यों में फैली है। कौन कौन सा है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है और केरल। ठीक है, कर्नाटक व केरल राज्यों में फैली है। ठीक है, तो नीलगिरी पहाड़ियां 3 राज्यों में फैली हैं। ठीक है, अब चौथा है अन्नामलाई पहाड़ियां। अन्नामलाई पहाड़ियों का जो विस्तार है वो कहाँ है, वह है तमिलनाडु में। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ियों का जो विस्तार है वह है तमिलनाडु में और वह केरल में है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा जो 40वां प्रश्न है वह है निम्नलिखित उच्चावाच आकृतियों पर आपको ध्यान देना है। अब देखिए, पहला है महादेव पर्वत श्रृंखला, दूसरा मैकाल पर्वत श्रृंखला, तीसरा छोटा नागपुर पठार और चौथा है खासी की पहाड़ियां। अब आपको इनमें से पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम को बताना है। ठीक है, तो पश्चिम के पूर्व की ओर जो बढ़ता हुआ क्रम है उसके बारे में आपको बताना है, तो जल्दी से अपने आंसर दीजिए। तो देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे पहले महादेव पहाड़ियां आएंगी। ठीक है, दूसरे पे मैकाल पर्वत आएगा और तीसरे पर छोटा नागपुर पठार आएगा और चौथा खासी पहाड़ियां आएंगी। यानी 1 2 3 4 सही है, पहला विकल्प सही है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर जो बढ़ता हुआ क्रम है वह क्रम से लगा हुआ है ये चारों। ठीक है, सबसे पहले महादेव, फिर सबसे पश्चिम में स्थित है, फिर मैकाल है, फिर छोटा नागपुर पठार है और फिर खासी की पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए 41वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलन होता है। तो यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है वह कौन सा है, तो वह है नीलगिरी की पहाड़ी। यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, 42वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 42वां प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। तो देखिए, इसमें अरावली, सतपुड़ा और सह्याद्री कई राज्यों में फैली है, जबकि अजंता जो श्रेणी है इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अजंता कहाँ है, महाराष्ट्र में है और इसका विस्तार केवल उसी राज्य में स्थित है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 43वां प्रश्न है वह निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, आपको यह बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ये है चांगला जम्मू कश्मीर है, तो बिल्कुल सही है, चांगला जम्मू कश्मीर में स्थित है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये दर्रे हैं। ठीक है ना, तो चांगला जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बामडीला अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, और सेला दर्रा उत्तराखंड में है, सेला दर्रा उत्तराखंड में नहीं स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सेला दर्रा है कहाँ, सेला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है सेला दर्रा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। उत्तराखंड के जो मशहूर दर्रे हैं वह कौन से हैं, वह है उत्तराखंड के माना और नीति दर्रा। ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड के दर्रों के रूप में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का 44वां प्रश्न है पालघाट। पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है, आपको बताना है कि पालघाट इनमें से किनके मध्य स्थित है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो पालघाट किसके किसके बीच स्थित है, तो देखिए, अब देखिए पालघाट जो है वह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है। पालघाट नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। 45वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, आज का हमारा 45वां प्रश्न है, निम्न युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है, यह आपको बताना है कि इनमें से किसका सुमेल नहीं है। तो देखिए, बामडीला अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। नाथुला सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। पालघाट केरल में है, यह भी सही है। लेकिन भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है तो कहाँ स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, और इसी भोरघाट दर्रे से मुंबई से पुणे तक जाने वाले जो सड़क मार्ग है, सड़कें गई हैं और रेल, यह दोनों इसी भोरघाट दर्रे से होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, इसका मतलब सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसका सुमेल नहीं है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 46वां प्रश्न। देखिए, 46वां प्रश्न है कि दर्रे दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं। देखिए, इसको दर्रा पढ़िएगा, दर्रे दिए गए हैं और राज्य दिया गया है। देखिए, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है, तो यह जम्मू कश्मीर में है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है और सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 3 4 और 1, 2 3 4 1, यानी बी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, 46वां प्रश्न है। 47वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज
का 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो मेघालय पठार का अंश नहीं है। ठीक है, भुवन पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां और जयंतिया पहाड़ियां, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से अपने आंसर बताइए। अब देखिए, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां यह मेघालय पठार का अंश है, जबकि भुवन पहाड़ियां जो है मेघालय पठार का अंश नहीं है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं, आज का जो 48वां प्रश्न है वह है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। आपको बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो आप जानते हैं कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं, नंदा देवी चोटी। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है, और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो नंदा देवी चोटी जो है गढ़वाल हिमालय का भाग है। बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है और इसका बी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, 50वां प्रश्न है, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। आप बताइए, तमिलनाडु का जो समुद्र तट है उसे किस नाम से जानते हैं। तो आप जानते हैं कि उसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु का जो समुद्री तट है उसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं, 51वां प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह क्या है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को और किस नाम से जाना जाता है। तो उसे कोंकण के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं, कोंकण के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इस सब के बारे में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा दिया है। ठीक है, और उसकी वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, आप वहां से जाके आप इसे और कायदे से अगर देखना हो तो वहां से विस्तार से देख सकते हैं। ठीक है, अब ये चूंकि आप जानते हैं कि मैराथन क्लास है और तेजी से, चूंकि परीक्षा का समय कम है बचा हुआ, तो इसे तेजी से दोहराना है, मैं वही प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज का 52वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, आज का हमारा 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ नदी दिया है, एक तरफ हिमनद दिया है। देखिए, उल्टा लिख दिया गया है, यहाँ होगा हिमनद और यह होगी नदी। ठीक है, इधर हो जाएगा नदी। टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब दिया है कि इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यह आपको बताना है। तो देखिए, बंदरपूछ हिमनद से यमुना नदी निकलती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है बारासिगरी हिमनद से चिनाब नदी निकलती है, यह भी बिल्कुल सही है। मिलाम हिमनद से मंदाकिनी निकलती है, नहीं, मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, यह चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से, चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है, बिल्कुल सही है। और चौथा, पांचवा है जेमू से मानस नदी निकलती है, तो यह भी गलत है। ठीक है ना, तो कौन सा सही है, 1, 2 और 4। ठीक है, ए ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आराम से पढ़िएगा इसे। 53वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित हिमनदों को, ये हिमनद है, निम्नलिखित हिमनदों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में सजाएं। मतलब बड़े से छोटे की तरफ से जाना है, घटते हुए क्रम में बताना है। तो देखिए, सबसे बड़ा हिमनद है इसमें हिस्पर, उससे छोटा है बिजाफू, उससे छोटा है दांगतुंग, उससे छोटा है सोलापाड़ी और उससे छोटा है बारासिगरी। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। आज का 54वां प्रश्न है। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो पहला कथन है, इसकी उत्पत्ति लगभग 15.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। तो पहला कथन क्या है, सही है। ठीक है, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वह लगभग 15.7 अरब पूर्व हुई थी। ठीक है ना, दूसरा है, बिग बैंग सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक अवधारणा से संबंधित है। तो बताइए कि जो बिग बैंग सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। तो प्लेट विवर्तनिक अवधारणा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तीसरा है, कापानिकस ने टालमी की इस अवधारणा का खंडन किया है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो जो तीसरा ऑप्शन है यह भी सही है। ठीक है ना, तो तीनों सही है, यानी सी ऑप्शन सही है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में बहुत बार यह पूछा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिया है। तो सबसे पहले जॉर्जेस लेमेत्रे ने, इस नामक एक बेल्जियम के कैथोलिक पुजारी ने इस थ्योरी को दिया था। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, आज का जो हमारा 55वां प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो पहला कथन है कि महाविस्फोटक अवधारणा, यही बिग बैंग थ्योरी है, 1967 जॉर्ज लेमेतेरे या लेमेत्रे कहा जाता है, ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, याद रखिएगा। दूसरा है, खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, पारसेक है। तो पारसेक से खगोलीय दूरी का मापन किया जाता है, तो दोनों सही है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, 1 और 2 दोनों सही है, यानी सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, अब देखिए, इस प्रश्न में एक सुधार करिए। देखिए, महाविस्फोटक अवधारणा जो है वह 1927 में जॉर्ज लेमेतेरे ने दिया था।
ठीक है ना, यह 1967 दिया है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जो महाविस्फोटक अवधारणा है वह 1927 में जॉर्ज लेमेंतेरे ने दिया था, और इसको 1967 में रॉबर्ट विग्नर ने 1967 में इसकी व्याख्या प्रस्तुत की थी, ठीक है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन जो है वह खगोलीय पिंडों की दूरी मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वह पारसेक है, तो सही है। केवल 2 सही होगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। केवल दूसरा ऑप्शन सही होगा, पहला गलत है, ठीक है। यह 1927 होगा। 1927 में जॉर्ज लेमेंत्रे ने यह वो दिया था महाविस्फोटक अवधारणा, ठीक है। तो यह है 1927, ठीक है। तो गलत दिया है, तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा सही है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं आज का। अब देखिए इसमें सी नहीं होगा, इसमें बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, ठीक है। एक तरफ दिया है सिद्धांत और दूसरी तरफ दिया है प्रतिपादक। तो बताइए कि सतत सृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था। तो सतत सृष्टि का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी ने, ठीक है ना। तो यह तो सही है, ठीक है। सतत सृष्टि का सिद्धांत थॉमस गोल्ड और हरमन बांडी ने दिया था। महाविस्फोट का सिद्धांत अभी हमने आपको बताया जॉर्ज लेमेंतेरे ने दिया था, लेमेंत्रे भी कह सकते हैं आप इसे। तीसरा है दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत किसने दिया था, यह एडविन हब्बल ने नहीं दिया था, ठीक है। दोलन सिद्धांत किसने दिया था, यह दिया था एलन संडेज ने। किसने दिया था, एलन संडेज ने दोलन सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। चौथा है सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड। सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड किसने दिया था, तो यह टालमी ने नहीं दिया था, बल्कि किसने दिया था, कापानिकस ने दिया था, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो यानी 3-4 गलत हैं, केवल 1 और 2 सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3 और 4, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। इनमें सुमेलित नहीं है बताना है, तो 3-4 सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। अगला देख लेना है। 57वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन खगोल विज्ञान से संबद्ध है। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन खगोल विज्ञान से संबद्ध है। तो देखिए स्टीफन हॉकिंग को आप जानते हैं, मोटर न्यूरॉन बीमारी से यह परेशान भी थे, और लेकिन फिर भी यह खगोल विज्ञान से संबद्ध थे, ठीक है। एडविन हब्बल भी खगोल विज्ञान से संबद्ध है। एलन गुथ है, यह भी जो है खगोल विज्ञान से संबंधित है, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो एडविन हब्बल थे यह अमेरिका के खगोल शास्त्री थे, और उन्होंने ब्रह्मांड के विस्तार की खोज की। एडविन हब्बल ने क्या किया था, ब्रह्मांड के विस्तार की खोज की थी, ठीक है ना, ब्रह्मांड के विस्तार की खोज की थी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। और हबल का नियम दिया, यह नियम ब्रह्मांड विज्ञान का आधार है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। एलन गुथ क्या है, एलन गुथ भी एक अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी है, और इन्होंने ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। और यह बिग बैंग सिद्धांत को और अधिक विस्तृत करने में इनका जो सिद्धांत है वही योगदान करता है। और आप जानते हैं कि स्टीफन हॉकिंग क्या थे, यह भी एक भौतिक विज्ञानी थे, और उन्होंने ब्लैक होल और ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर बहुत काम किया था। स्टीफन हॉकिंग ने किस पर काम किया था, ब्लैक होल पे, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार यह तीनों जो है खगोल विज्ञान से संबंधित है, डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, आज का 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला है सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। तो बताइए सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है, नहीं, गलत है। दूसरा है सौरमंडल में बुध का तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। तो बताइए कि बुध का जो तापांतर है वह सबसे अधिक है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन केवल बी सही है, ठीक है, एक गलत है, ठीक है। सौरमंडल का सूर्य के निकट सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो हमने आपको बहुत डिटेल से इसके बारे में पढ़ाया है, बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए बुध में क्या है, बुध में दिन का जो मामला होता है, दिन अत्यधिक गर्म होते हैं, ठीक है। बुध ग्रह पे दिन जो है अत्यधिक गर्म होता है, जबकि रातें जो है बर्फीली हो जाती हैं, ठीक है, रातें बर्फीली होती हैं। इस प्रकार जो यहाँ तापांतर पाया जाता है वो लगभग 560 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, ठीक है ना। इसलिए बुध जो है सभी ग्रहों में सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है, ठीक है। तो केवल कथन 2 सही है, पहला गलत है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, आज का हमारा 59वां प्रश्न है। देखिए मंगल ग्रह के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। मंगल ग्रह के संबंध में आपको विचार करना है। पहला कथन है, यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर भ्रमणशील है, ठीक है। और दूसरा है, इस ग्रह की घूर्णन गति जो है वह पृथ्वी की गति से दोगुना है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए पहला तो यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पे नहीं है, बल्कि किस स्थान पे है, चौथे स्थान पे है,
ठीक है ना, तो पहला कथन गलत है। दूसरा है इस ग्रह की घूर्णन गति पृथ्वी की गति से दोगुना है, तो पृथ्वी की गति से दोगुना नहीं है बल्कि समान है, इसीलिए मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश की जा रही है। तो कथन है उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य नहीं है, तो दोनों सत्य नहीं है, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा दोनों सत्य नहीं है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आज का हमारा 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है शनि की वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम तथा अमोनिया जैसी गैसें मिलती हैं। शनि के वायुमंडल में क्या क्या मिलता है, हाइड्रोजन, हीलियम तथा अमोनिया जैसी गैसें मिलती हैं, ठीक है। और दूसरा कथन है शनि ग्रह के मध्य में चारों ओर पूर्ण विकसित वाले विद्यमान है। ये थोड़ा सा मध्य चारों ओर पूर्ण विकसित, अब ये थोड़ा सा क्या विद्यमान है, यह गलत दे रहा है, ठीक है ना। और तीसरा है शनि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है, ठीक है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है, आपको सत्य कथन बताना है, ठीक है ना। अब देखिए जो दूसरा ऑप्शन है शनि ग्रह के मध्य में चारों ओर पूर्ण विकसित वाले का मतलब ये छल्ले होते हैं जो शनि के चारों ओर पाए जाते हैं, ठीक है, वह विद्यमान है, ठीक है। और बाकी जो है देखिए अब इनका परीक्षण करते हैं। देखिए शनि का जो वायुमंडल है उसमें बृहस्पति की भांति हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं, ठीक है ना, तो यह कथन सत्य है, ठीक है ना। दूसरा है शनि ग्रह जो शनि है वह शनि ग्रह के मध्य में चारों ओर पूर्ण विकसित वाले मतलब छल्ले पाए जाते हैं, यह भी बात सही है, ठीक है। और इन छल्लों की संख्या कितनी है, 7 छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा है कि शनि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है, तो शनि पृथ्वी के सबसे निकट नहीं है, जबकि पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है वह है शुक्र, ठीक है। तो यह शनि न होकर के यह शुक्र होगा, सबसे निकट स्थित ग्रह है, ठीक है ना। तो केवल 2 कथन सही है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा जो है गलत है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आज का हमारा 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन का चयन करें। आपको असत्य कथन बताना है। तो पहला है शनि की वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 95% है, और दूसरा है सौरमंडल में केवल शुक्र और बुध ही ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा असत्य कथन है, असत्य कथन आपको बताना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जल्दी से अपने आंसर दीजिए। अब देखिए जो पहला कथन है शनि की वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 95% है, यह गलत है। आप जानते हैं कि जो शनि का वायुमंडल है वह मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना है। शनि का वायुमंडल हाइड्रोजन व हीलियम से बना है, ठीक है ना। शनि का वायुमंडल वास्तव में हाइड्रोजन और हीलियम से बना है जो कि सूर्य के वायुमंडल के समान है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह शनि ग्रह पे बहुत कम पाई जाती है, जबकि शुक्र के, अगर शुक्र दिया होता है यहाँ शनि की जगह, शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह 90 से 95% तक पाई जाती है, ठीक है। तो कथन एक गलत है। दूसरा कथन है कि सौरमंडल में केवल शुक्र और बुध ही ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, बुध और शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, तो केवल दूसरा विकल्प सही है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, केवल दूसरा विकल्प। अब इसमें दिया है कि असत्य कथन, तो पहला असत्य कथन है, तो देखिए असत्य कथन का चयन करना है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सत्य हो जाएगा दूसरा और असत्य कथन पहला हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं 62वें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा जो 62वां प्रश्न है वह है कि पृथ्वी के संदर्भ में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो पहला कथन है आकार की दृष्टि से सभी ग्रहों में यह 5वां स्थान रखता है, किसकी बात की जा रही है, पृथ्वी की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो दूसरा है सौरमंडल में यह शुक्र और शनि के मध्य स्थित है, और तीसरा है यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करती है। तो बताइए कि पृथ्वी के संबंध में इसमें से कितने कथन सत्य हैं, एक कथन सत्य है, 2 सत्य है या तीनों सत्य हैं, ठीक है। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए। अब देखिए जो पृथ्वी है वह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पे है, दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा स्थान है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूरी के क्रम में तीसरा स्थान है लेकिन आकार में यह 5वें स्थान पे है, ठीक है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। सौरमंडल में यह शुक्र और शनि के मध्य स्थित है, तो शुक्र और शनि नहीं, यह जो है शुक्र और मंगल, ठीक है, शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है, शुक्र और शनि नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा, शुक्र व मंगल के बीच में पृथ्वी स्थित है, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो कथन है यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर भ्रमण करती है, नहीं, यह पश्चिम से पूर्व की दिशा ओर भ्रमण करती है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर भ्रमण करती है, ठीक, पश्चिम से पूर्व भ्रमण करती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो केवल कौन सा कथन सही है, केवल एक कथन सही है, ठीक है, केवल एक कथन सही है, बाकी सारे कथन गलत हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, आज का 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। पहला है सबसे छोटा वर्षकाल, दूसरा है सर्वाधिक तापांतर और तीसरा है सूर्य से निकटतम दूरी। यह विशेषताएं किस ग्रह से संबंधित है आपको बताना है। तो बताइए
कि सबसे छोटा वर्षकाल और सूर्य से निकटतम दूरी। देखिए, जो सूर्य से सबसे नजदीक रहेगा उसी का सबसे छोटा वर्षकाल होगा, और सबसे ज्यादा तापांतर किसका है, अभी हमने आपको बताया, बुध ग्रह। ठीक है ना, ये ऑप्शन सही है। अब देखिए इसे, इसका वो चेक करते हैं कि इसका आंसर सही है कि नहीं। तो देखिए, सबसे छोटा वर्षकाल चूंकि सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है, इसलिए इसका सबसे छोटा वर्षकाल होता है। ठीक है। दूसरा है सर्वाधिक तापांतर। तो सर्वाधिक तापांतर हमने अभी आपको बताया था कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक इसका तापांतर होता है। ठीक है। तीसरा है सूर्य से निकटतम दूरी। तो सूर्य के बाद जो है बुध, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। 64वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 64वां प्रश्न है, सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो देखिए, पहला है, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊर्जा, ये उसका लिखा है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश होता है उसे तारा कहते हैं। ठीक है। और दूसरा है, जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश नहीं होता उसे ग्रह कहते हैं। अब देखिए, यह उसका लिखा है ना, इसे उष्मा कर दीजिए, ऊर्जा भी नहीं है, यह है उष्मा। ठीक है। तो ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है उन्हें तारा कहते हैं। और दूसरा है, जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश नहीं होता वह ग्रह कहलाते हैं। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, आपको सही कथन बताना है। तो देखिए, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है उन्हें तारा कहते हैं, बिल्कुल सही है। और जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश नहीं होता वह ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। तो ए और बी दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं, सी ऑप्शन सही है, इस बात को याद रखिएगा। अगला देखते हैं, 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, फोटोस्फीयर में ठंडा एवं काले धब्बों को सौर कलंक कहा जाता है। ठीक है। दूसरा कथन है, फोटोस्फीयर में लगभग 90% हाइड्रोजन विद्यमान होती है। तीसरा कथन है, फोटोस्फीयर सूर्य की आंतरिक सतह को कहा जाता है। और चौथा ऑप्शन है, ग्रेन्यूल फोटोस्फीयर में पाए जाने वाले छोटे छोटे अनगिनत प्रकाशित कणों को कहा जाता है। ये कणों है, ठीक है, कणों को कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखें। अब देखिए, आपको इनमें से सही कूट का चयन करना है। तो बताइए इनमें से कौन कौन से कथन सही है। तो देखिए, फोटोस्फीयर सूर्य की बाईं प्रकाशित परत को कहा जाता है। ठीक है ना। तो फोटोस्फीयर में क्या होता है, अब देखिए, फोटोस्फीयर क्या है, एक गैसीय संरचना है। और इसमें फोटोस्फीयर में क्या होता है, इसमें 90% हाइड्रोजन पाई जाती है। ठीक है, 90% हाइड्रोजन पाई जाती है। और उसमें हीलियम भी पाई जाती है, 9% हीलियम पाई जाती है। ठीक है। और 1% इसमें भारी तत्व होते हैं। फोटोस्फीयर में क्या होता है, ठंडा एवं फोटोस्फीयर ठंडा होता है। और इसमें काले धब्बे भी पाए जाते हैं, जिन्हें सौर कलंक या सौर धब्बा कहते हैं। ठीक है, तो पहला कथन सही हो गया। दूसरा है कि फोटो, देखिए, फोटोस्फीयर का जो गर्म और प्रकाशित भाग होता है उसे फैकुला कहते हैं। फैकुला किसे कहते हैं, जो फोटोस्फीयर का गर्म व प्रकाशित भाग होता है उसे फैकुला कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। फोटोस्फीयर की जो सतह होती है वह समान मोटी वाली न होकर असमान है, जिनमें अनगिनत छोटे छोटे प्रकाशित कण होते हैं। ठीक है। और उनको क्या कहा जाता है, ग्रेन्यूल कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यह भी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। और फोटोस्फीयर सूर्य की आंतरिक सतह को कहते हैं, तो यह भी, जो फोटोस्फीयर सूर्य की बाईं प्रकाशित सतह को कहा जाता है। ठीक है, तो यह भी सही है। तो इस प्रकार ये जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन सही है, डी सही है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का हमारा 66वां प्रश्न है कि सूर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है। तो पहला कथन है, सूर्य के केंद्र का तापमान बाह्य परत की अपेक्षा कम है। तो बताइए। दूसरा है, सूर्य का अपना कोई चंद्रमा नहीं है। तीसरा है, सूर्य के कुल द्रव्यमान का 70% से अधिक नाइट्रोजन विद्यमान है। तो इसमें से कितने कथन सत्य हैं, यह आपको बताना है, जल्दी से बताइए। अब देखिए, सूर्य के जो केंद्र का तापमान है वह बाह्य परत की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। ठीक है। सूर्य के जो केंद्र का तापमान है वो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है ना, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। जबकि बाह्य परत का जो तापमान होता है वह इससे कम होता है। अब आप जानते हैं कि सूर्य का जो केंद्र का तापमान होता है, सूर्य में जो ऊर्जा आती है वो किससे आती है, वो परमाणु संलयन के द्वारा आती है। ठीक है ना, परमाणु संलयन के द्वारा, और इससे बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए सूर्य के केंद्र का तापमान बहुत अधिक होता है। ठीक है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है कि सूर्य का अपना कोई चंद्रमा नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सूर्य का अपना कोई चंद्रमा नहीं है। जानते हैं चंद्रमा किसके होते हैं, चंद्रमा किसी ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह को कहा जाता है। ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह को क्या कहते हैं, ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह को चंद्रमा कहते हैं। ठीक है। लेकिन सूर्य क्या है, सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। ठीक है। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, इसलिए सूर्य के पास कोई चंद्रमा नहीं है। ठीक है। ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा होते हैं, लेकिन सूर्य एक तारा है, और तारा इसीलिए सूर्य को जो है
सूर्य के पास कोई चंद्रमा नहीं है, तो बी दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तीसरा है कि सूर्य के कुल द्रव्यमान का 70% से अधिक नाइट्रोजन विद्यमान है, बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं कि जो सूर्य का कुल द्रव्यमान होता है उसमें मुख्य घटक होता है हाइड्रोजन। कितना होता है? हाइड्रोजन होता है 74% से अधिक। ठीक है, हाइड्रोजन 74% से अधिक होता है और इसमें हीलियम होता है 24%। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम यह मुख्य घटक है, जबकि नाइट्रोजन बहुत अल्प मात्रा में विद्यमान रहती है। ठीक है, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन भी गलत है, तो केवल एक ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, सूर्य का अपना, अब देखिए इसमें कितने कथन सत्य हैं, ये नहीं पूछा है कि पहला सत्य है, दूसरा सत्य है कि तीसरा, इसमें पूछा है कितने कथन सत्य हैं, तो केवल जो है एक कथन सत्य है। ठीक है ना, केवल एक कथन, यानी केवल दूसरा कथन सत्य है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं, आज का हमारा 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, ये कथन कौन से हैं? तो पहला है कि चंद्रमा का पथ वलयाकार होने के कारण पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, दूसरा है लगातार 4 पूर्ण चंद्रग्रहण की संयोजन को ब्लू मून की संज्ञा दी जाती है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है? जल्दी से अपने आंसर दीजिए। अब देखिए चंद्रमा का जो पथ है वह वलयाकार होता है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे होता है और यहाँ मान लीजिए सूर्य स्थित है। ठीक है, तो चंद्रमा का जो पथ है वो वलयाकार होने के कारण पृथ्वी एवं चंद्रमा के जो बीच की दूरी है वह घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लगातार 4 पूर्ण, ये पहला कथन सही है। ठीक है, दूसरा है लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण की संयोजन को ब्लू मून की संज्ञा दी जाती है, तो यह भी कथन सही है, यानी दोनों सही है, सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं, आज का 68 नंबर क्वेश्चन है, किसी तारे में सुपरनोवा विस्फोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है सुपरनोवा विस्फोट के संदर्भ में। तो पहला कथन है जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है। दूसरा है जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक है। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सुपरनोवा विस्फोट के संदर्भ में, तो देखिए इसमें जो कथन सत्य है वह केवल दूसरा कथन सत्य है, बी ऑप्शन सही है। देखिए सुपरनोवा विस्फोट में क्या होता है कि सुपरनोवा विस्फोट एक विशाल तारे के जीवन का अंतिम चरण होता है। ठीक है, जिसमें तारा जो होता है वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण अंदर की ओर ढह जाता है और फिर एक जबरदस्त विस्फोट के साथ फट जाता है। ठीक है, सुपरनोवा विस्फोट केवल उन तारों में होता है जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है। तो जो पहला कथन है जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है, तो यह कथन गलत है। ठीक है ना, सुपरनोवा विस्फोट उसमें होता है जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है, यानी दूसरा ऑप्शन सही है और वही विकल्प भी सही है। ठीक है ना, अगला देखते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। तो आप जानते हैं कि सियाचिन हिमनद सबसे बड़ा है। ठीक है, और सियाचिन हिमनद की जो लंबाई है वो कितनी है? वह है 76.64 किलोमीटर। ठीक है, 76.64 किलोमीटर सियाचिन हिमनद की लंबाई है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए 70 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें से सबसे बड़ा हिमनद देखिए सियाचिन उस विकल्प के लिए था। अब इनमें से बताना है आपको कि इनमें से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो देखिए इनमें से जो सबसे बड़ा हिमनद है वह है गंगोत्री हिमनद, सी ऑप्शन सही है। गंगोत्री हिमनद सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है ना, गंगोत्री हिमनद की जो लंबाई है वह है 26 किलोमीटर। ठीक है, गंगोत्री हिमनद की लंबाई 26 किलोमीटर की है। रुंडुन हिमनद की जो लंबाई है वह कितनी है? यह है 19 किलोमीटर। ठीक है, जबकि कंचनजंगा हिमनद की जो लंबाई है वह है 16 किलोमीटर, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और केदारनाथ हिमनद की जो लंबाई है वह है 14 किलोमीटर। तो बताइए इनमें से सबसे लंबा हिमनद कौन सा है, सबसे बड़ा हिमनद? तो वह गंगोत्री हिमनद है। ठीक है ना, अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 71वां प्रश्न है, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? यह स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। ठीक है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है चौराबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, आज का 72वां प्रश्न देखते हैं, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की जो गति है वो क्या है? हिमालय के जो हिमनद है उनके जो पिघलने की गति है वह क्या है? तो वह सबसे अधिक है। हिमालय के हिमनदों की पिघलने की जो गति है वह सर्वाधिक है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सॉरी, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 73वां प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो देखिए इसमें विकल्प में प्लूटो दिया है, तो पहले प्लूटो था जो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है, तो वर्तमान में बुध जो है सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, तो 73 नंबर प्रश्न को याद रखिएगा, सौर परिवार का जो सबसे छोटा ग्रह है वह कौन सा है? वह हो जाएगा बुध। ठीक है, अगला देख लेते हैं, आज का हमारा 74वां प्रश्न है। यह देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें ए ऑप्शन दिया है, लेकिन अभी ए ऑप्शन काट दीजिए क्योंकि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, तो बी ऑप्शन से बी ऑप्शन
बुध में कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है, सॉरी बी नहीं है, यह डी ऑप्शन है, बुध के लिए डी ऑप्शन है। ठीक है, अगला देखते हैं 74वां प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह आपको बताना है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो यह है नेपच्यून। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, अब नेपच्यून सूर्य से सर्वाधिक दूरी होने के कारण इसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ का जो सतह है, इसके जो औसत तापमान है वह -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। ठीक है ना, नेपच्यून के जो सतह का तापमान है वो कितना है? -200 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 75 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए 75 नंबर प्रश्न है, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परिदृष्ट होती है, क्योंकि धूमकेतु की जो पूंछ होती है वह सूर्य से दूर दिखाई देती है, दूर की तरफ जाती हुई, क्योंकि क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर दबाव डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। देखिए धूमकेतु में जो सामान्य होता है वह दो पूंछ होती है, एक होती है धूल कणों से युक्त, दूसरी होती है आयोनाइज्ड। ठीक है, और दोनों की उत्पत्ति कोमा से होती है। ठीक है ना, अब विद्युत आवेशित कणों से युक्त जो आयोनाइज्ड वाला पुच्छ होता है वह सौरिक चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न चुंबकीय बल के विक्षेप प्रभाव के कारण सूर्य की विपरीत दिशा में होती है और सौर हवाओं के साथ जो है आगे बढ़ती है, जबकि धूल कणों से युक्त जो पूंछ होती है वह सूर्य से उत्पन्न विकिरण दबाव से आगे बढ़ती है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दबाव डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं, आज का हमारा 76वां प्रश्न है। देखिए सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? आपको बताना है कि सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो यह बृहस्पति से टकराया था। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु बृहस्पति ग्रह से टकराया था, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब देखिए यह जो है सुमेकर लेवी धूमकेतु जो है इसकी खोज की गई थी 1993 में। कब इसकी खोज की गई थी? इसकी खोज की गई थी 1993 में। ठीक है, अब यह पूछा नहीं जाएगा, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। कैलिफोर्निया स्थित पालोमर वेधशाला के वैज्ञानिकों ने इसे खोजा था। ठीक है ना, तो यह बृहस्पति ग्रह से टकराया था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 77वां प्रश्न है, उल्का। उल्का क्या है बताइए? उल्का क्या है? तो उल्का है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। ठीक है, उल्का क्या है? उल्का बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। आप जानते हैं जैसे ही उल्का ऊपर से अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवाओं के घर्षण से उसमें आग लग जाती है और हम उल्का पिंड को गिरते हुए देख सकते हैं। ठीक है ना, तो वही हमें दिखाई देता है और हम कहते हैं कि यह उल्का गिर रहा है। तो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण कब हुआ? तो देखिए किस युग में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था, यह आपको बताना है। तो देखिए यह हुआ था क्रिटेशियस युग में, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, कार्बोनिफेरस युग के जो दौरान है दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। इसके समय में क्या हुआ था? कोयले का निर्माण हुआ था। ठीक है, कार्बोनिफेरस युग में। ठीक है ना, जबकि क्रिटेशियस युग में क्या हुआ था? इसमें अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी के समय में क्रिटेशियस युग में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है इस समय, और इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का विस्तार हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। देखिए यहाँ गलती से सी हो गया है, इसको ए कर लीजिएगा, ए ऑप्शन सही है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं 79 नंबर क्वेश्चन है। देखिए छोटा नागपुर पठार पर सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? छोटा नागपुर पठार पर सबसे घना बसा जिला धनबाद क्यों है? तो देखिए यहाँ पे खनन उद्योग का विकास हुआ है तथा औद्योगिकरण हुआ है। ध्यान रखिएगा, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के लिए धनबाद को जाना जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ जो है सबसे ज्यादा घना बसा जिला है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कृषि भूमि नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो है कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का जो पाया जाना, इससे कोई जनसंख्या वहाँ मतलब स्थायी रूप से नहीं बसती है। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार का जो सर्वाधिक घना बसा जिला है वह खनन उद्योग विकास तथा औद्योगिकरण के कारण है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आ जाइए 80 नंबर प्रश्न पे। 80 नंबर प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली तथा विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो आप जानते हैं कि मालवा का पठार जो है वह अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य है,
ए ऑप्शन सही है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 81 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो देखिए गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों मेघालय पठार का अंश है, जबकि भुवन पहाड़ियां जो है यह मेघालय का नहीं बल्कि मिजो हिल्स का है। भुवन पहाड़ियां किसका हिस्सा है, मिजो हिल्स का हिस्सा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं 82 नंबर प्रश्न पे। 82 नंबर, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार देखिए हम बता चुके हैं, तट से 12 समुद्री मील तक, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं, जब हम अजंता की पहाड़ियों पर विचरण करते हैं तो वहां स्थित गौताला वन्यजीव अभयारण्य बरबस हमें आकर्षित करता है। तो यहाँ कौन सी नदी का उद्गम हमें देखने को मिलता है। तो देखिए अजंता की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, वहां गौताला वन्यजीव अभयारण्य है और वहां से कौन सी नदी निकलती है, ठीक है। तो देखिए इस पहाड़ी में जो गौताला वन्यजीव अभयारण्य है वहां से मुख्यतः जो है गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है जिसे कहते हैं पूर्णा, ठीक है। गौताला वन्यजीव अभयारण्य से पूर्णा नदी निकलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 84वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जनजाति है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। तो वह कौन सी है, तो यह मुख्य रूप से संथाल है, बी ऑप्शन सही है। संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देख लेते हैं 85वां प्रश्न, भील जनजाति पाई जाती है। बताइए भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, यह आपको बताना है। तो भील जनजाति पाई जाती है महाराष्ट्र में, ए ऑप्शन सही है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, भील प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की जनजाति है, ठीक है ना। और यह जनजाति भारत में गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ठीक है, महाराष्ट्र के साथ साथ कहाँ, गुजरात में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, एक मिनट, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी यह जनजाति पाई जाती है, ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं, आज का हमारा 86वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो देखिए मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो मोपला महाराष्ट्र में पाई जाती है, नहीं, मोपला महाराष्ट्र में नहीं पाई जाती है। मुरिया उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। मुंडा कहाँ पाई जाती है, मुंडा उड़ीसा में पाई जाती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। टोडा कहाँ पाई जाती है, टोडा राजस्थान में नहीं पाई जाती है। अब बताइए मोपला कहाँ पाई जाती है, तो मोपला महाराष्ट्र में नहीं, केरल में पाई जाती है, ठीक है ना। मुरिया उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है, बल्कि कहाँ पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। मुरिया जनजाति कहाँ, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। जबकि टोडा कहाँ पाई जाती है, टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है। आप जानते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है। अब अगला देखते हैं 87 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी जनजाति व्यापक स्तर पर झूमिंग कृषि करती है। आपको बताना है इनमें से कौन सी जनजाति है जो व्यापक स्तर पर झूमिंग कृषि करती है। तो देखिए खासी, बी ऑप्शन सही है। खासी जनजाति व्यापक स्तर पर झूमिंग कृषि करती है। आप जानते हैं कि उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय तथा आसपास के क्षेत्रों में यह खासी जनजाति पाई जाती है और इनके द्वारा झूमिंग नाम की स्थानांतरित कृषि की जाती है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा और यह प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। अब 88 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है। तो वह जनजाति है जारवा। जारवा जनजाति भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है और यह अंडमान निकोबार में पाई जाती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है या अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली जो जनजाति है उस निम्न में से कौन है, तो उसमें जारवा जनजाति ऑप्शन में रहता है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, देखिए सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो आप जानते हैं सोमपेन जो जनजाति है वह कहाँ पाई जाती है, वह निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोमपेन जनजाति के सदस्यों की संख्या बहुत कम बची हुई है, आजकल परीक्षाओं में इसे बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, आज का 90वां प्रश्न है, आपका सूची में जनजाति है और उनके निवास राज्य से उनका मिलान करना है, ठीक है। तो बताइए कि लेप्चा कहाँ पाई जाती है। तो लेप्चा जनजाति पाई जाती है सिक्किम में, आप जानते हैं, तो ए का 4 सही है। दूसरा है राभा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो राभा जनजाति पाई जाती है असम में, ठीक है, तो बी का 1, ए का 4, बी का 1। और गद्दी आप जानते हैं, गद्दी हिमाचल प्रदेश की जनजाति है और मुंडा झारखंड की जनजाति है। तो देखिए क्या हो गया, ए का 4 हो गया और बी का 1 हो गया, तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 किस में दिया है, डी ऑप्शन, 4 1 2 3 है, ठीक है ना। इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 91 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ जनजाति दिया है और दूसरा तरफ मूल राज्य दिया है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए
कोल राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं, मुंडा गुजरात में नहीं पाए जाते हैं, भूटिया उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं, थारू उत्तराखंड में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन सही है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो वह है ए ऑप्शन, थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है ना। अब भूटिया कहाँ पाई जाती है, भूटिया उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है, बल्कि पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, और वास्तव में भूटिया सिक्किम में पाई जाती है। ठीक है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मुंडा हमने आपको बताया कि मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो यह पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार, झारखंड में मुंडा जनजाति पाई जाती है। जबकि कोल कहाँ पाए जाते हैं, तो कोल जनजाति पाई जाती है बिहार में, ठीक है, झारखंड में, बिहार, झारखंड, उड़ीसा आदि राज्यों में कोल जनजाति पाई जाती है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, केवल ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। 92वां प्रश्न है, निम्न में से किस प्रदेश में, किस क्षेत्र या प्रदेश में सोमपेन जनजाति निवास करती है, तो आप जानते हैं कि निकोबार द्वीप समूह में सोमपेन जनजाति निवास करती है। यह प्रश्न रिपीट कर गया है। ठीक है ना, अगला देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख जनजातियों का उनके निवास क्षेत्रों में बेमेल समूह है। ठीक है, कौन सा, किसका मिलान सही नहीं है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए जनजातियों को देखते हैं। देखिए सांसी कहाँ की जनजाति है, तो सांसी भरतपुर में पाई जाती है, राजस्थान में। ठीक है, सही सुमेलित है। दूसरा है गोंड, गोंड कहाँ पाई जाती है, तो बस्तर, चांदा, दुर्ग छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, यह भी सही है। खरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो खरवार इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ठीक है, इलाहाबाद में नहीं पाई जाती है, बल्कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पाई जाती है। ठीक है, खरवार कहाँ पाई जाती है, मिर्जापुर में पाई जाती है, इलाहाबाद में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। और चौथा है कोरबा, कोरबा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कोरबा जनजाति पाई जाती है पलामू, झारखंड में। ये पलाम नहीं है, पलामू है, झारखंड में, याद रखिएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही, सी ऑप्शन सही है। खरवार जनजाति इलाहाबाद में न पाई जाकर मिर्जापुर में पाई जाती है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, अब देखिए गलत युग्म को बताइए। गद्दी कहाँ की जनजाति है, हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। मीणा राजस्थान दिया है, तो मीणा राजस्थान में पाई जाने वाली जनजाति है। तीसरा अंगामी उत्तराखंड, नहीं, गलत है। अंगामी कहाँ पाई जाती है, अंगामी जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। ठीक है, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कभी कभी सीधे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से नागालैंड में पाई जाने वाली जनजाति का नाम कौन सा है, तो अंगामी है। ठीक है, लेप्चा सिक्किम में पाई जाने वाली जनजाति है, तो केवल सी ऑप्शन है जो गलत है। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। 95 नंबर प्रश्न है, भारत की वह जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है, बताइए कि भारत की कौन सी जनजाति है जो सरहुल त्योहार मनाती है, तो वह है मुंडा जनजाति। ठीक है, मुंडा जनजाति सरहुल त्योहार मनाती है। ठीक है, याद रखिएगा, यह मार्च अप्रैल के दौरान मनाए जाने वाले एक त्योहार है, और इसे फूलों का त्योहार कहते हैं। ठीक है, फूलों का त्योहार, यह मुंडा जनजाति के द्वारा मनाई जाती है, इसे सरहुल त्योहार या फूलों का त्योहार कहते हैं। ठीक है ना, अगला देखते हैं 96 नंबर। निम्न में से कौन सी जनजाति बहुपति विवाह प्रथा को सामाजिक मान्यता देती है, आप बताइए इनमें से कौन सी जनजाति है जो बहुपति विवाह प्रथा को सामाजिक मान्यता देती है, तो वह है टोडा जनजाति। और टोडा जनजाति कहाँ रहती है, यह तमिलनाडु में पाई जाती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, याद रखेगा, यहाँ बहुपति विवाह प्रथा को सामाजिक मान्यता दी गई है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है 97वां प्रश्न, भारत के किन राज्यों में कुकी जनजाति निवास करती है, बताइए। कुका और कुकी दोनों के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो कुकी जो जनजाति है वह असम में पाई जाती है, मणिपुर में और नागालैंड में। ठीक है, कुकी वास्तव में मणिपुर की जनजाति है, लेकिन यह असम, मणिपुर और नागालैंड तीनों राज्यों में पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, साक्षरता दर में बिहार देश में अंतिम स्थान पे है। ठीक है, तो साक्षरता दर में बिहार किस स्थान पे है, बताइए। साक्षरता दर में बिहार जो है देश में अंतिम स्थान पे है, बिल्कुल सही है। और इसकी साक्षरता दर कितनी है, तो 61.8% है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके साथ यह आखिरी स्थान पे है, अंतिम स्थान पे। ठीक है, दूसरा है, पुरुष साक्षरता दर के मामले में केरल देश में सबसे पहले स्थान पे है। तो पुरुष साक्षरता के दर के मामले में पहले स्थान पे कौन है, बताइए। तो पुरुष साक्षरता दर के मामले में जो पहले स्थान पे है वह है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप पहले स्थान पे है, और वहां की जो पुरुष साक्षरता दर है वो 96.11% है। ठीक है ना, अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो साक्षरता दर में बिहार देश में अंतिम स्थान पे है, यह कथन सही है। दूसरा, पुरुष साक्षरता दर के मामले में केरल देश में पहले स्थान पे है, तो केरल नहीं, क्योंकि यहाँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं की गई है, तो केरल नहीं बल्कि लक्षद्वीप पहले स्थान पे है। ठीक है ना, तो केवल एक सही है, पहला कथन सही है। ठीक है, बाकी दूसरा गलत है।
अगला देख लेते हैं, 99 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 2011 की जनगणना देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना थी। और दूसरा है 2011 की जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो बताइए इनमें से कौन कौन से कथन सही है। तो बताइए 2011 की जो जनगणना थी वह देश की, देखिए 2011 की जनगणना देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी, ये बात सही है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद वह 8वीं नहीं थी बल्कि 7वीं जनगणना थी। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरा है 2011 की जनगणना का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य, तो दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है ना, तो 2011 की जो जनगणना का नारा था वह हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, तो केवल दो ऑप्शन सही है, बी सही है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, 100वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मध्य प्रदेश का अलीराजपुर भारत का सबसे कम साक्षर जिला है, और दूसरा है मिजोरम का सरचिप भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है वह भारत का सबसे कम साक्षर जिला है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है मिजोरम का सरचिप जो है वह भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है, यानी सबसे कम साक्षर जिला और सबसे अधिक साक्षर जिला के बारे में प्रश्न पूछा गया है, और यह दोनों कथन सही है, यानी सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 101वां प्रश्न है, निम्न में से क्या शहरी समुदाय की विशेषता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शहरी समुदाय की विशेषता है। तो पहला है चकाचौंध वाला जीवन। आप जानते हैं कि शहरों में लोग कितने बहुकाल से रहते हैं, तो चकाचौंध वाला जीवन है। और दूसरा इसमें जो सही ऑप्शन है वह है जटिल जीवन। ठीक है, शहरी समुदाय की क्या विशेषता है, एक तो चकाचौंध वाला जीवन है, ठीक है, और दूसरा है जटिल जीवन। ठीक है, तो एक और दो दोनों सही है। ठीक है, तीसरा जो कथन है आमने सामने का संबंध, यह जो है शहरी समुदाय की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो एक और दो सही है, तीसरा जो है गलत है। अगला देख लेते हैं, 102वां प्रश्न है और यह लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है। देश में न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम। आपको बताना है कि न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों का बढ़ता क्रम बताना है। तो देखिए, सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की। ठीक है, ए ऑप्शन सही है इसमें। सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की, उसके बाद मिजोरम की, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों का जो बढ़ता हुआ क्रम है वह यही है, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, देखिए सिक्किम की जो आबादी है वो कितनी है, वह है 6 लाख। मान लीजिए सिक्किम की जो आबादी है वो कितनी है, 6 लाख आबादी है। ठीक है ना, उसके बाद मिजोरम की आबादी कितनी है, तो 10 लाख आबादी है। ठीक है, मिजोरम की आबादी 10 लाख है, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की जो आबादी है वह 13.82 लाख है। ठीक है ना, तो इस प्रकार न्यूनतम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है, सबसे पहले तो वह है सिक्किम, दूसरे नंबर पे है मिजोरम, तीसरे नंबर पे है लद्दाख। तो यह जो है बढ़ते क्रम में है, सबसे कम उसके उससे ज्यादा मिजोरम, सबसे कम सिक्किम, उससे ज्यादा मिजोरम, और उससे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 102 प्रश्न जो भारत के भूगोल से संबंधित थे। ठीक है, आपके सिलेबस में भारत का भूगोल एक टॉपिक दिया हुआ है, तो उससे संबंधित ये प्रश्न है। थोड़ी पीडीएफ में कहीं कहीं दिक्कत है, क्योंकि इस पीडीएफ को हमने कहीं से तैयार कराया है, तो मुझे भी लग रहा है कि पीडीएफ में कहीं कहीं थोड़ी सी समस्या है, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, एडजस्ट करिएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।